बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में सबसे पहले बात ईरान इजराइल के जंग की होगी, जिसकी आग अब और तेज होती जा रही है। ईरान की ये जंग मिडिल ईस्ट से आगे निकलती नजर आ रही है। कुवैत, यूएई और कतर से निकलकर अब ये जो जंग है अजरबैजान तक पहुंच गई है। सीरिया से लेकर साइप्रस तक को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट कर रहा है और इसी बीच ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि या तो सरेंडर कर दो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। ईरान ने भी ट्रंप को जवाब दे दिया। तो अब सवाल यह है कि आखिर इस जंग की आग की लपटों में कौन कौन से देश झुलसेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चों वो ईरान का बदला, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला। ईरान का इंतकाम, मिडिल ईस्ट में कोहरा। बहरीन टू अजरबैजान, जंग का नया मैदान। इजराइल का नया अटैक, ईरान में बड़ी तबाही। ईरान करेगा सरेंडर या युद्ध होगा भयंकर। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका ईरान की जंग भी तेज होती जा रही है। ना अमेरिका इजराइल झुकने को तैयार है और ना ही ईरान हार मानने को तैयार है। खामेनेई की फोर्स इजराइल पर लगातार बम वर्षा कर रही है। इजराइल पर क्लस्टर बम बरसा रही है। ईरान ने तेल अवीव में क्लस्टर बम बरसाए। ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ईरान ने इस जंग में पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम को लेकर क्यों हड़कंप मच गया है? दरअसल जब ऐसी मिसाइल जमीन की ओर आती है तो उसका वॉरहेड हवा में ही खुल जाता है और करीब 20 छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। हर बम में लगभग 2.5 किलो विस्फोटक होता है और ये करीब 8 किलोमीटर के इलाके में फैल सकते हैं। ये छोटे बम सीधे जमीन पर गिरते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। इससे एक बड़े इलाके को खतरा हो सकता है। ईरान सिर्फ इजराइल पर ही अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी टारगेट कर रहा है। ईरान ने बहरीन पर ड्रोन से अटैक किया है। टारगेट पर मनामा के 2 बड़े होटल और एक रिहायशी इमारत थी। जैसे ही ईरान का ड्रोन होटल की बिल्डिंग से टकराया, वैसे ही बिल्डिंग में आग लग गई। ईरान ने बहरीन में होटल और बिल्डिंग को ही नहीं बल्कि ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। खामेनेई की सेना ने बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी बेपको पर मिसाइल का हमला किया, जो कैमरे में कैद हो गया।
जैसे ईरान की मिसाइल बैपको रिफाइनरी की यूनिट पर गिरी, वैसे ही वहां आग लग गई। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के बेस को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बहरीन में जहां पर अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, ईरान ने उस बिल्डिंग को निशाना बनाया है। my god. Oh, that's a Oh Patriot. my god. Oh, wow. ईरान ने बहरीन के साथ साथ कतर पर फिर अटैक किया। कतर में इस बार फिर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। Oh, oh. It hit one. Holy sh- IRGC ने कतर के अल उदैद Oh एयरबेस my पर मिसाइलें God. दागी, What? जिससे अमेरिकी आर्मी के ठिकाने को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल उदैद एयरबेस पर लगे अमेरिकी रडार को IRGC ने तबाह कर दिया है। ईरान के हमले में अल उदैद एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। खामेनी की सेना सिर्फ बहरीन और कतर में ही अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना नहीं बना रही है, बल्कि कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया। कुवैत के अली अल सालेम बेस पर ईरान के हमले के बाद जो आग लगी वो अब तक नहीं बुझी है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के अली अल सालेम बेस पर ड्रोन अटैक किया था, जिससे वहां भीषण आग लग गई। ईरान के इस हमले में अमेरिकी बेस को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में जंग तेज होती जा रही है। ईरान ने एक बार फिर यूएई पर स्ट्राइक, एक बार फिर यूएई के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। ईरान यूएई पर लगातार ड्रोन दाग रहा है, तो यूएई भी ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिरा रहा है। यूएई ने अब तक ईरान के 1138 ड्रोन को मार गिराया है। ईरान ने अबू धाबी पर हमला किया है। अबू धाबी में भी ईरानी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। अबू धाबी में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ईरान की ये जंग मिडिल ईस्ट और इजराइल से आगे बढ़ती दिख रही है। ईरान ने अब अजरबैजान पर डबल अटैक कर दिया। ईरान का एक ड्रोन अटैक नखीचवान एयरपोर्ट के पास हुआ। दूसरा ईरानी ड्रोन इसी इलाके में एक स्कूल के पास गिरा। ईरान के हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। नखीचवान एयरपोर्ट के टर्मिनल को नुकसान हुआ है। ईरान के इस अटैक के बाद अजरबैजान भड़क उठा है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस हमले का जवाब देंगे। हालांकि बाद में ईरान ने कहा कि उसने अजरबैजान पर अटैक नहीं किया, बल्कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ भेजे गए थे, जिन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट करके गिराया गया। जॉर्डन के आसमान में भी ईरान की मिसाइलें और ड्रोन देखे जा रहे हैं। ये जॉर्डन का अकाबा शहर है, जो बॉर्डर पर है। अकाबा के आसपास बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलें देखी गई। बताया जा रहा है कि ये वो मिसाइलें थी जो ईरान से इजराइल की ओर बढ़ रही थी। ईरान ने इजराइल समेत अब तक 12 देशों पर हमला किया है। इन देशों में यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, साइप्रस, सीरिया और अजरबैजान शामिल हैं। ईरान इजराइल पर क्लस्टर बम गिरा रहा है, तो इजराइल भी ईरान पर अटैक कर रहा है। तेहरान पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। तेहरान में चारों तरफ धुएं का अंबार है। कई इलाकों में धमाके की आवाज आ रही है।
इजराइल ने सबसे बड़ा हमला ईरान के बुशर एयरफोर्स बेस में किया। ये साउथ ईरान का वो इलाका है जिसे सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता है, लेकिन इजराइल ने यहां जमकर बमबारी की। ओ बच्चों 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 वो बुशर में ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। यहां ईरान का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें साल 2011 से ऑपरेशन शुरू हुआ था। हालांकि अमेरिका इजराइल ने यह हमला सीधे न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले ने ईरान की सत्ता को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका और इजराइल के सीधे निशाने पर हैं। More frequently, the amount of firepower over Iran and over Tehran is about to surge dramatically. And part of it is that we're going to have even more basing. And it's not just the UK. We've had other friends step up, and we're grateful for that. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. Again, our munition status only increases as our advantage increases. तेहरान और बुशर ही नहीं बल्कि ईरान के किरमनशाह में भी अमेरिका इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। किरमनशाह में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। किरमनशाह में ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ईरान खाड़ी देशों में हमले कर रहा है। As are those of our Israeli partners. Our munitions are full up, and our will is ironclad, which means our timeline is ours and ours alone to control. Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. इजराइल एक तरफ ईरान पर बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के सहयोगी लेबनान पर भी स्ट्राइक कर रहा है। ईरान की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिससे बेरूत दहल उठा। इजरायली फोर्स के मुताबिक बेरूत के दहिया इलाके में 26 बार बमबारी की गई। लेबनान में हुए इजरायली हमले में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और 683 लोग घायल हुए हैं। इजराइल का कहना है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें संगठन का दफ्तर और ड्रोन रखने का गोदाम शामिल है। साथ ही इजराइल ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अब अगले स्टेज में जा रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय में हमले और तेज होंगे और इससे ईरान की सरकार और उसकी सैन्य ताकत को और कमजोर किया जाएगा। טייסי חיל האוויר ביצעו עד כה 2,500 תקיפות והטילו יותר מ-6,000 חימושים. בתוך 24 שעות טייסינו סללו את הדרך לטהרן. השמדנו כ-80% ממערכות ההגנה האווירית. השגנו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן. השמדנו למעלה מ-60% ממשגרי הטילים הבליסטיים. הישג משמעותי ביותר המפחית את הפגיעה בעורף ומציל חיים רבים. מדובר במאמץ מתמשך. אולם, אני מדגיש, האיום טרם הוסר. כל טיל הוא קטלני ומהווה סכנה. לאחר השלמת שלב מהלומת הפתיחה המפתיעה, בו יצרנו עליונות האווירית ודיכאנו את מערך הטילים הבליסטיים, כעת אנו עוברים לשלב הבא במערכה, בו נגביר את הפגיעה ביסודות המשטר וביכולותיו הצבאיות. בידינו מהלכים מפתיעים נוספים שאין בכוונתי לחשוף. נרדוף את אויבינו, את כולם, ונשיגם. לא יהיו יותר משוואות. אנחנו נמשיך נפעל להגנה על ביטחון תושבי הצפון. נפעל ללא הרף להסרת האיום, ולא נרפה מהיעד של פירוק חיזבאללה מנשק. उधर अमेरिकी फौज ने ईरान के एक ड्रोन कैरियर पर जबरदस्त स्ट्राइक की। ये वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ये ईरान का IRIS शाहिद बाघेरी नाम का ड्रोन कैरियर है, जो पहले कंटेनर जहाज था, जिसे फरवरी 2025 में ड्रोन जहाज में बदला गया था। अमेरिका ने इस जहाज को मार गिराया है। अमेरिका ने दावा किया कि अब तक ईरान के 30 वॉरशिप को मार गिराया गया।
ईरानी फोर्स के 2000 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। B-2 बॉम्बर से 2,000 किलो के दर्जनों बम गिराए गए हैं। 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को तबाह कर दिया गया है। Strikes against the Iranian Navy have intensified. You may have heard the president say just a little while ago that we have sunk or destroyed 24 ships. That was true at the moment. We're now up over 30 ships. And in just the last few hours, we hit an Iranian drone carrier ship, roughly the size of a World War II aircraft carrier. And as we speak, it's on fire. In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. And in just the last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. Notably, we've also struck Iran's equivalent of Space Command, which degrades their ability to threaten Americans. अमेरिका ईरान जंग का आज 7वां दिन है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में भारी तबाही मचाई है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक ईरान में अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 3000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह हो गए हैं। 14 अस्पताल मेडिसिन सेंटर्स भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ईरान का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा है। बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। ईरान में ताबड़तोड़ बमबारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने IRGC यानी ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से हथियार डालने को कहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो मारे जाएंगे। When we look at Venezuela, when we look at the first attack, Midnight Hammer in Iran, which really set the stage for what we're doing right now, it's been pretty amazing. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. ट्रंप भले ही ईरान को सरेंडर करने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के 3 MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि कतारी एयरबेस के पास एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अमेरिकी संसद से पैसा मांग सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू किया जाए। अनुमान के मुताबिक ईरान जंग पर अमेरिका हर दिन 8,000 करोड़ खर्च कर रहा है। ईरान जंग के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका ने लगभग 3.7 अरब डॉलर यानी 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रंप भले ही ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक अमेरिका से जंग करेंगे। We are not asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages. ईरान ने अब तक के सबसे घातक हथियार से इजराइल पर अटैक कर दिया है। ऐसा हथियार जिसे रोकना इजराइल के आयरन डोम के लिए भी चुनौती बन गया है। ऐसा वेपन जो फटता एक जगह पर है, लेकिन इसके सब म्यूनिशन 80 से ज्यादा जगहों पर तबाही मचाते हैं। ईरान को रोकने के लिए अब अमेरिका कैसे तेहरान के मिसाइल लॉन्चर्स को ध्वस्त कर रहा है। महायुद्ध के बीच ईरान के शाहिद ड्रोन से वापस अमेरिका को ही कैसे मार रहा है अमेरिका, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की गेम चेंजर मिसाइल तेल अवीव में कैसे मची तबाही। तेहरान की खतरनाक मिसाइल मिनटों में कैसे हो रहा धुआं धुआं।
शायद ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग अमेरिका ने कैसे लुकास बनाया। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ईरान की क्लस्टर बम मिसाइलें अब इजराइल के आबादी वाले हिस्से में गिर रही हैं। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की है, जहां ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले के बाद इजराइल के कई जगहों में धमाकों की आवाजें सुनी गई और कई इलाकों में सायरन बजने लगे। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ लगा ये बम गुच्छों में आबादी में गिर रहा है, जिससे चारों ओर भारी तबाही हो रही है। ये क्लस्टर बम वाली मिसाइलें इतने डेंजरस हैं कि इसकी मार से इजराइल भी करा उठा है। इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। ईरान इजराइल के बीच जंग में अगर इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता है तो यह युद्ध और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। क्लस्टर मिसाइल एक खास तरह की मिसाइल होती है जिसमें एक बड़ा वॉरहेड नहीं होता बल्कि कई छोटे छोटे बम भरे होते हैं। इन छोटे बमों को सब म्यूनिशन या बमलेट कहा जाता है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है तो ये हवा में ही खुल जाती है और इसके अंदर मौजूद दर्जनों छोटे छोटे बम अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। ये बम जमीन पर गिरकर अलग अलग जगह विस्फोट करते हैं। यानी एक मिसाइल एक ही जगह नहीं बल्कि कई किलोमीटर के इलाकों में एक साथ धमाके कर सकती है। यही वजह है कि क्लस्टर हथियारों को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इनसे सैन्य ठिकानों के साथ साथ सिविल इलाकों को भी भारी नुकसान हो सकता है। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान ने जो मिसाइल दागी वो करीब 7 किलोमीटर की हाइट पर खुल गई। उस मिसाइल से करीब 20 सब म्यूनिशन बाहर निकले और तकरीबन 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। क्लस्टर हथियारों का सबसे बड़ा खतरा उन बमों से होता है जो गिरने के बाद फटते नहीं हैं। इनमें से कई बम जमीन पर पड़े रहते हैं और सालों तक खतरा बने रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से उन पर पैर रख दे या उन्हें छेड़ दे तो वो अचानक फट सकते हैं। दुनिया के कई देशों में युद्ध खत्म होने के सालों बाद भी ऐसे बम बिना फटे मिलते रहते हैं और हर साल लोग इसका शिकार बनते हैं। क्लस्टर बमों को मिनी लैंडमाइन जैसा खतरा माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने इन पर बैन लगा रखा है। 2008 में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नाम की एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी। इसमें 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसफर पर रोक लगाने का फैसला किया। हालांकि ईरान, इजराइल और अमेरिका इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इन देशों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। ईरान के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो खतरनाक क्लस्टर म्यूनिशन से लैस हैं, जो इजराइल के किसी भी कोने को टारगेट कर सकती है। क्लस्टर म्यूनिशन वाले ईरानी हथियारों में खुर्रमशहर 4 ऐसी मिसाइल है जो क्लस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। कादर मिसाइल भी क्लस्टर बमों जैसे वॉरहेड को ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता भी करीब 2000 किलोमीटर तक है। जुल्फिकार भी ईरान की ऐसी मिसाइल है जो क्लस्टर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। ईरान ने अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला तेज कर दिया है, तो अमेरिका और इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को तबाह करने में जुटा है। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग और मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स को लगातार टारगेट कर रहा है। We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit
They don't. क्लस्टर बमों वाली मिसाइलें इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। अगर एक मिसाइल हवा में खुलकर कई सबम्यूनिशन गिराती है तो उसे रोकना काफी मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल का मुख्य फोकस अब ईरान की मिसाइल लॉन्चरों को खत्म करना है। अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल फैसिलिटीज को टारगेट कर रहे हैं। Their navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. मिसाइलों के साथ ही ईरान की शाही ड्रोन भी इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। ईरान लगातार इस ड्रोन के जरिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। शाही ड्रोन के जरिए गल्फ कंट्रीज के अमेरिकी एम्बेसी पर हमले कर रहा है, तेल ठिकानों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इसके लिए अब अमेरिका ने नई काट निकाल दी। अमेरिका सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के शाहिद 136 को पकड़कर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और उसे लुकास ड्रोन सिस्टम में बदल दिया। लुकास यानी लो कास्ट अनक्राउड कॉम्बैट अटैक सिस्टम एक अमेरिकी कामिकाज ड्रोन है। अब अमेरिका उसी तकनीक से ईरान पर हमले कर रहा है, जिससे ईरानी ड्रोन और मिसाइलें हमलों की क्षमता में भारी गिरावट आई है। Ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. Having said this, we remain vigilant. Our strikes against the Iranian Navy have intensified. You may have heard the president say just a little while ago that we have sunk or destroyed 24 ships. That was true at the moment. We're now up over 30 ships. And in just the last few hours, we hit an Iranian drone carrier ship. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग में अब यूक्रेन भी कूद पड़ा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अरब देशों को ईरान के हमलों से बचाने में मदद का ऑफर दिया है। यूक्रेन को ईरानी शाहिद ड्रोन से निपटने में एक्सपर्टीज माना जाता है। रूस यूक्रेन जंग में इस तरह के ड्रोन अटैक से यूक्रेन ने काफी हद तक खुद को बचाया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि वो ईरानी शाहिद ड्रोन को रोकने में सक्षम हैं, लेकिन वो उन्हीं देशों की मदद करेंगे जो रूस के खिलाफ उनके साथ हैं। तो ईरान सिर्फ बमों और हथियारों से जंग नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया पर ऑयल बम से भी अटैक कर रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, एक प्रेशर गेम खेल रहा है। अमेरिका और इजराइल इस चाल से निपटने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए ईरान ने बड़ी राहत देने वाला ऐलान कर दिया। भारत में अब तेल की कोई किल्लत नहीं होगी। क्यों और कब तक, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया की तेल खपत का 20% तेल ले जाया जाता है। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम से जाना जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ये पूरी दुनिया के लिए टेंशन की वजह बन गया है। एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं तो दूसरी तरफ दुनिया पर ऑयल बम का खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज रूट को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था का रास्ता भी सील हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो समझिए। चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया तक तेल इसी रास्ते से पहुंचता है।
दुनिया के कुल एलएनजी की सप्लाई का 33% इसी रूट से सप्लाई होता है। भारत अपनी जरूरत का 40% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। पाकिस्तान का 99% एलएनजी कतर और यूएई से आता है। बांग्लादेश का 72% एलएनजी कतर और यूएई से आता है। भारत का 53% एलएनजी कतर और यूएई से आता है। 2025 में यहां से रोजाना औसतन 13 मिलियन बैरल तेल सप्लाई हुआ। सऊदी इराक का तेल इसी रूट से पहुंचता है। ईरान से तेल सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सऊदी से 10% और इराक से 8% तेल पहुंचता है। चीन तक कतर से कुल इंपोर्ट का 4% तेल पहुंचता है। चीन का तेल इंपोर्ट का करीब 45% इस रूट से पहुंचता है। हॉर्मोज के बंद होने का सबसे बड़ा इंपैक्ट चीन पर होगा। हॉर्मोज बंद होने से तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। पूरी नाकाबंदी जैसे हालात में तेल की कीमतें $130 से $300 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उसने हॉर्मोज स्ट्रेट को सिर्फ अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए ही बंद किया है। ये बात भारत को काफी राहत देने वाली है। भारतीयों को जंग की वजह से जो तेल की किल्लत का डर सता रहा था वो अब खत्म हो गया है। भारत को रूस से तेल खरीदने की स्पेशल छूट मिली है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल के शिपमेंट खरीदने के लिए 30 दिनों की स्पेशल छूट दे दी है। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी थी, लेकिन अब भारत और अपने करीबी देशों के ऑयल टैंकर्स को भी यहां से गुजरने की परमिशन दे दी है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 40% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। भारत रोजाना 5.5 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। 5.5 में से 2 मिलियन बैरल तेल रोजाना हॉर्मुज रूट से आता है। सिर्फ तेल ही नहीं, कतर से एलएनजी, एलपीजी भी आती है। खेतों के लिए खाद बनाने वाले अमोनिया सल्फर भी इसी रास्ते से आते हैं। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। भारत में अब तेल की किल्लत नहीं होने की 2 वजह है। पहली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भारत के लिए खुल जाना, और दूसरी रूस से तेल खरीदने की अमेरिका से स्पेशल छूट मिलना। भारत की टेंशन तो कम हो गई, लेकिन अमेरिका की चिंता जस की तस है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर दुश्मन देशों के ऑयल टैंकर हॉर्मुज में दिखाई दिए तो उन पर अटैक किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब हॉर्मुज पर प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आदेश दिया है कि खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले सभी टैंकरों के लिए पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस दें। Today, my administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf, as you know, pretty dangerous territory. Further action to reduce pressure on oil is imminent, and the oil seems to have pretty much stabilized. We had it very low. ईरान के प्लान में मिसाइल और ड्रोन के साथ ऑयल बम भी है। वो खाड़ी देशों की ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट कर रहा है। ईरान ने बहरीन की सरकारी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। मिसाइल अटैक के बाद बहरीन के बापको रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। इससे पहले सऊदी अरब में ईरान ने सऊदी अरब की प्रमुख कंपनी रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। कतर की सरकारी ऊर्जा फर्म कतर एनर्जी ने भी ईरानी हमलों के बाद अपने एलएनजी उत्पादन को बंद कर दिया है। यूएई में भी एक तेल कंपनी पर ड्रोन हमले की खबरें सामने आई।
ईरान तेल को टारगेट कर प्रेशर गेम खेल रहा है। वो दुनिया में तेल संकट से दबाव बनाना चाहता है। हॉर्मूज ईरान के लिए लाइफलाइन है। ट्रंप के आदेश पर अब अमेरिकी नेवी हॉर्मूज में जहाजों को सुरक्षा देने की तैयारी में है और अगर नेवी सक्सेसफुल हुई और ईरान हॉर्मूज पर नियंत्रण खो देता है तो उसकी नौसेना का वर्चस्व पूरी तरह चरमरा जाएगा। अमेरिका के और ज्यादा विध्वंसक और हवाई हमलों से ईरानी नौसैनिक संपत्तियां नष्ट हो सकती हैं, जैसा 1980-88 टैंकर युद्ध में हुआ। इससे ईरान का तेल निर्यात ठप हो जाएगा, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी और उसके प्रॉक्सी ग्रुप कमजोर पड़ेंगे, जिसका मतलब साफ है कि ईरान के लिए इसे बचाए रखना अपने वजूद को बचाने के बराबर है। ईरान मिडिल ईस्ट की जंग में हॉर्मूज पर वॉर गेम खेल रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऑयल कार्ड का जवाब किस तरह देते हैं।